बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, आप सबका खैर मकदम है प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात अफवाह की, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अफवाह दौड़ने लगी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अभी 2G की रफ्तार से ही यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन जब अफवाह चलने लगती है, अफवाह दौड़ने लगती है, अफवाह फैलने लगती है, तो उसमें 4G की स्पीड जैसे होती हैं। और कल से ही हम देख रहे हैं कि एक झूठ या हम कहेंगे एक अफवाह बड़ी तेज़ी के साथ जो गश्त कर रही थी सोशल मीडिया और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और इस अफवाह में यही कहा गया था कि वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अब इंटरनेट सर्विसेज बंद होने वाली है। और ये भी अफवाह थी कि इंटरनेट के साथ साथ वॉइस कॉलिंग और लैंडलाइन फैसिलिटी भी बंद होने वाली है, यानी 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल बनने वाली है। ये अफवाह जो है ये दौड़ाई गई थी। और ये अफवाह और ये झूठ मुल्क के दाखिला वजीर अमित शाह से मंसूब किया गया था, क्योंकि यही एक ट्वीट था जो कि फेक था। यही ट्वीट जो है गश्त कर रहा था मुख्तलिफ समाजी राब्ता साइटों पर। और उसके बाद एक दूसरे से लोग आखिरी बार हालचाल भी पूछने लगे फ़ोन पर, यहाँ तक कि मैसेज भी करने लगे हैं और एक दूसरे से जानने भी लगे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने हमें भी कॉल किया कि बहुत जल्द क्या अब ये इंटरनेट बंद होने वाला है, क्योंकि दाखिला वजीर ने इसका ऐलान किया है। हालांकि ये अफवाह थी और इस अफवाह के रूट्स तक पहुंचने में ऐसा लग रहा है कि ये अफवाह सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही महदूद न रही, बल्कि ये अफवाह फिर दिल्ली तक भी पहुंच गई थी। और अफवाह जब दिल्ली तक पहुंच गई थी तो उसके बाद हमने देखा कि दाखिला वजीर या दाखिला वजारत को इस पर जो है सामने आना पड़ा और उन्होंने इस ट्वीट को जो दाखिला वजीर से मंसूब किया गया था उसको रद्द किया और इसको फेक करार दिया है। यानी ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई सारे ऑर्डर्स जो दाखिला वजारत से मंसूब किए गए थे, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मंसूब किए गए थे, या इसी 4G रेस्टोरेशन के हवाले से मंसूब किए गए थे। लेकिन फिर जब पता चला, जब जाँच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये सभी ऑर्डर्स फेक थे। तो इस तरह से फेक जो ख़बरें हैं या फेक ट्वीट्स यहाँ अक्सर व बेशतर गश्त करते रहते हैं। लेकिन ये फेक न्यूज़ क्रिएटर कौन है, ये इसे कौन पैदा करता है, उसे कौन सर्कुलेट करता है, इसके लिए साइबर विंग भी है। लेकिन शायद साइबर विंग इस तरफ ज़्यादा या तो तवज्जो नहीं दे रही है, या ऐसे लोगों को अभी तक हिरासत में लेने में या गिरफ्तार करने में नाकामी साबित हुई है। हालांकि कुछ एक केसेस को लेकर जो साइबर सेल ने या साइबर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कोशिश की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जिस नवियत से कश्मीर के अंदर ये अफवाहें फैलती हैं उस पर काबू वक्त पर नहीं पाया जाता है, और जब उस पर काबू पाया जाता है तब तक बहुत लेट या बहुत देर हुई होती थी। तो इस तरह से अब दाखिला वजारत भी सामने आ गई है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि दाखिला वजारत जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पाबंदी या जो मवासलाती निज़ाम है इस पर किसी किस्म की पाबंदी लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है और इसका कोई भी प्लान जो है वो नहीं है। और ख़ासतौर पर यह भी कहा गया है कि इसमें जो ट्वीट गश्त कर रहा था वो दाखिला वजीर का नहीं है, बल्कि एक फेक ट्वीट है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करते हैं कोविड के बाद के ऑफशूट्स की, क्योंकि हमने देखा कि जब कोविड हुआ था और उसके बाद हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे पहले थ्रेट होने लगा है। यानी हॉस्पिटल में जो बेशतर सर्जरीज थी वो कैंसिल की गई हैं और उसके साथ साथ OPDs को लेकर भी सरकार का उस वक्त बंद करने का फैसला आया था। लेकिन अभी तक इतना कुछ बदल गया है और इतना वक्त गुजर चुका है, बाज़ारें खुल गई हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल जो है वहाँ पर अभी भी वो सर्जरीज़ नहीं हो रही हैं। हालांकि कुछ सर्जरीज़ वहाँ पर हो रही हैं और डॉक्टर का मानना है कि ये एमरजेंसी सर्विसेज है, यानी एमरजेंसी सर्जरीज़ हैं। लेकिन जो सर्जरीज़ यानी किसी इंसान को अगर कहीं पर दर्द है तो वो बार बार पेन किलर नहीं खा सकता है। इसकी वजह से अगर सरकार में उनकी सर्जरी नहीं होती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करता है और रुख करने के लिए मजबूर हो जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये ऑपरेशंस या ये सर्जरीज कंडक्ट करने में कोई परेशानी नहीं है और उन्हें कोई ऐसा ऑर्डर भी शायद नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात आ गई है कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये रश जो है कम होने लगा तो ये एब्रप्टली ये जो रश है ये अब प्राइवेट हॉस्पिटलों पर आ पड़ा है। लेकिन वहाँ पर ऐसे मरीजों को 2-2 हाथों से लूटने की शिकायत आ रही हैं। इसी मामले को लेकर हमने कंसर्न अथॉरिटी के साथ उठाने की कोशिश की, यहाँ तक कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को हमने अप्रोच किया। हमारे साथी सईद रूफ फारूकी जो इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अपॉइंटमेंट ले ली और उसके बाद उनके दफ्तर तक पहुँच गए हैं।
ان کے دفتر کے باہر ہی ابھی وہ کھڑے ہیں. سعید روف فاروقی سے ہم بات کریں گے. روف، آپ کا خیر مقدم ہے. کیا ہوا اسٹوری کا؟ کیونکہ لوگوں کو دو ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ یہی معاملہ لے کر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کے پاس گئے ہیں، تو کس طرح کا جواب ملا؟ دیکھیے ہلال، ایسا لگ رہا ہے یہ بڑا نیکسس ہے، کیونکہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں لوگ ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں میں جو انوالو ہے اور جن کو پریشانیاں ہیں. اگر سرکار نے او پی ڈیز کو بند رکھا ہے، یہاں مارکیٹس آپ نے کھولی، ٹرانسپورٹس کو آپ نے کھول دیا، ان لاک کر دیا سب کچھ، تو او پی ڈیز کھولنے میں کیا پریشانی ہے سرکار کو؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. کیونکہ لوگ جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں جو مبتلا ہے وہ کہیں ان کو علاج بھی نہیں مل رہا ہے. اگر وہ اب پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو دو ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. ہلال، میں نے باضابطہ طور پر کچھ لوگوں نے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ اس حوالے سے بات کی کہ ان کو جو بیمار ان کے گھر میں اپینڈکس کی پرابلم ایک بچی کو ہے، اس کو سرجری کرنی ہے. ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جلدی سے آپ سرجری کرو کیونکہ پھر کہیں پرابلم نہ ہو جائے. ہر ایک سرکاری ہسپتال میں وہ جاتی ہے، اس کے پیرنٹس، مگر کہیں سرجری نہیں ہو پاتی. کہا جا رہا ہے کہ آرڈرز ہے کہ سرجری نہیں ہو پائے گی. پھر پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پہ 40,000 کا جو ریٹ لسٹ ہے، 40,000 سے اوپر ریٹ دی جاتی ہے. ایک ہاسپٹل میں 40، دوسرے میں 50. تو اس طرح کا جو فلیکچویشن ریٹس میں ہے، جہاں اپینڈکس کو معمولی ایک سرجری کرنی ہے. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ لوگوں کو کافی ساری پریشانی ہے، کئی سارے آپریشنز، کئی ساری سرجریز کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے درد کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتا ہے. پین کلر ہر کسی درد کا علاج بھی نہیں ہے. بلکہ جب آپ یہ معاملہ کنسرن جو ہیلتھ سروسز کشمیر ہے ان کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، کیا بولا گیا آپ کو؟ دیکھیے ہلال، صبح ہم نے ان کو کال کیا، جو ان کے او ایس ڈی ہیں، ان سے ہم نے کہا کہ ہمیں اپوائنٹمنٹ چاہیے، اس معاملے پہ ہمیں بات کرنی ہے. تو باضابطہ اپوائنٹمنٹ ملا. جب ہم ان کے آفس آئے، یہاں پہ 20 منٹ پہلے 25 منٹ ہمیں بٹھایا گیا. کہا کہ ڈاکٹر صاحب بزی ہے تو 5 منٹ لگیں گے. اس کے بعد جو ہی آدھا گھنٹہ ختم ہوا تو پھر یہ کہا گیا کہ اب کسی ڈرائیور کو یہاں پہ ریٹائر ہونا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو وہ فنکشن اٹینڈ کرنی ہے. تو فیئرویل میں ڈائریکٹر صاحب کو جانا تھا. ہاں، فنکشن میں ڈاکٹر صاحب کو جانا تھا، وہاں پہ کسی کو ریٹائر ہونا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ 5 منٹ لگیں گے. ہم اور بھی جو ہی فنکشن سٹارٹ ہوا، ہم اور بھی 5 منٹ، ہم 10 منٹ ہم نے ویٹ کیا. پھر اس کے بعد ایک وہاں پہ کنسرن ایک تھا، انہیں کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ پوچھ لوں گا. وہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ سر میڈیا والے باہر ویٹ کر رہے ہیں، کوئی بات کرنی. ان کو کہا، ان کو بولو کہ میں آدھے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ میں ابھی بزی ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں بات. مطلب پوری طرح اوائڈ کرنے کا جو طریقہ ہے انہوں نے کیا. پہلے 5 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، پھر 1.5 گھنٹہ کہہ کر ہم سے بات نہیں کی گئی ہے ٹوٹلی. اور جو باقی کنسرن لوگ ہیں ان سے بھی کوشش کی ہم نے بات کرنے کی کہ لوگوں کا معاملہ ہے اور ایک سنجیدہ معاملہ ہے. شاید سرکار کی نوٹس میں اس بات کو ضرور لانا چاہیے. یہاں کے جو ایل جی ہے، یہاں کے جو ڈویژنل کمیشن ہے، ان کی نوٹس میں اس بات کو ضرور لانا چاہیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے. کووڈ ایک طرف، دوسری طرف کتنی پریشانیاں ہیں لوگوں کو. اگر آپ سرجری او پی ڈی نہیں کھولتے، یعنی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ملنے کی کوشش کی تھی، موضوع بھی بتایا کہ اس معاملے کو لے کر بات کرنی ہے، لیکن پھر بھی اس کی سنجیدگی کو یا اس کی حساسیت کو نہیں سمجھا گیا ہے اور ڈائریکٹر صاحب اسی فیئرویل پارٹی میں بزی رہے. یہاں تک کہ ہم ادر ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے پر بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کو لگا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو بال ہے یہ انہی کے کورٹ میں جا رہی ہے. ایسا ہی لگا مجھے ہلال، کیونکہ پہلے ہی ہم نے بتایا کہ مدعا کیا ہے، کس ایشو پہ ہمیں بات کرنی ہے. اندر باضابطہ طور پر جو ان کے او ایس ڈی ہیں وہ چلے گئے ہیں یہ بات لے کر کہ ان کو اس مدعے پہ بات کرنی ہے. اس کے بعد وہاں سے ہمیں لگا کہ یہ اگنور کر رہے ہیں. ہلال، میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ڈاکٹر صاحب کی یہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کشمیر ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو مانیٹر کرے. کیا پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں مانیٹر ہو رہے ہیں؟ کس طرح وہاں سے لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں؟ ایک بیمار کے پہلے 50 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان کو کہ اب ہم آپ کی سرجری کریں گے. یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں. چلے روپ، بہت بہت شکریہ اس معاملے کو لے کر بات کرنے کے لیے اور پوری تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. 2 چیزیں یہاں سے نکل کر آئی ہیں. ایک تو کہ سرکاری ہاسپٹلز میں ابھی جس طرح سے معمول کے مطابق جو وہاں پر سرجریز ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہو رہی ہیں. ایک تو اس سوال کا جواب ہم جاننا چاہتے تھے کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ساری طرح کی جو سرجریز ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر کیا کچھ کرنا ہوگا اور کب تک یہ سرجریز یہاں پہ بحال ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، ہمیں یہ خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کو کشمیر کو یہ ادھیکار نہیں ہے، کیا انہیں جو باقی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں کا ریٹ کارڈ یا باقی چیزیں دیکھنے کا، انہیں مانیٹر کرنے کا، کیا یہ ان کے جورسڈکشن میں نہیں آتا؟ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے تھے ہم ان سے، لیکن جب انہوں نے بات کرنے سے ہی منع کیا اور اس موضوع پر بات کرنے سے ہی انکار کر دیا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو نیکسس روپ نے کہا ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے درمیان، وہ صاف یہاں پر نظر آ رہا ہے. حالانکہ یہ ابھی الزام ہی ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اندازے اشارے ویسے ہی مل رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تالی بالکل بھی
एक हाथ से नहीं बल्कि 2 हाथों से बचती है। चलिए, महकमा सेहत की कहानियां यहीं पर रुकती नहीं हैं, बल्कि आज हम आपको बांडीपुरा की कहानी भी सुनाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कायम है और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस के हवाले से मशीन या जो आलात हैं, जो बाकी इक्विपमेंट है, वो भी लाया गया है। सरकारी ख़जाने से इसे ख़रीदा गया है और इससे इस मकसद के लिए ख़रीदा गया कि जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं या आवाम है उन्हें फ़ायदा पहुँचे। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ अलग ही है, क्योंकि ये महकमा सेहत की सेहत ठीक नहीं है। कुछ लोगों के साथ, जो मकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी बात हुई है, तो पता चला कि यहाँ पर जो ये डायलिसिस इक्विपमेंट है या जो मशीनें हैं या पूरा इसका जो ढांचा है वो 2 से 3 साल पहले यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि यहाँ के मकामी लोगों को जो ख़ासतौर पर डायलिसिस पे हैं उन्हें इससे फ़ायदा पहुँचाया जाए, लेकिन 3 साल से कोई भी फ़ायदा लोगों को पहुँचाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये जो मशीन है इसे इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया है। 3 साल से इस्तेमाल में नहीं लाया गया है और ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। इक्विपमेंट है, पैसा भी खर्च किया गया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है? और इस हवाले से जब हमने मुतल्लिका BMO के साथ बात की, हमारे साथी ज़हूर भट्ट ने, वहाँ जो कि बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने लोगों के साथ भी बात की और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी बात की कि आखिर वजूहात क्या है। तो पता चला कि यहाँ पर जिस बिल्डिंग में यह हॉस्पिटल अभी है, इस मशीन को रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। यानी यहाँ पर दूसरा हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है और इसी मंशा और इसी मंसूबे के तहत कि इसको दूसरी बिल्डिंग में जो नया अस्पताल बन रहा है वहीं पर इसको शिफ्ट किया जाएगा, तब जाकर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन 3 साल से उस हॉस्पिटल पर भी काम जो है जारी है और उस पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन ये काम कब मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि हम कश्मीर की तामीरात को देखते हैं, यहाँ RNB से लेकर बाकी महकमा जात जो काम कर रहे हैं या जो यहाँ ठेकेदार साहिबान जो काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि यहाँ कोई भी बिल्डिंग 5 साल में मुकम्मल नहीं होती हैं, बल्कि 5 साल से ज़ायद वक्त उसके लिए लगता है। लेकिन अब क्या मज़ीद कितने साल जो है वेट करना होगा बांडीपुरा के लोगों को, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग होंगे इसके डायलिसिस के, उन्हें फिर ये फैसिलिटी वहाँ पर डोर स्टेप पे ही मिल जाएगी। उसके लिए कितने साल इंतज़ार करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ज़हूर ने वहाँ बात की है BMO के साथ, डॉक्टर मसरत, और उसके साथ साथ जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ भी बात की। उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। एक्चुअली जो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में डायलिसिस मशीन है वो डिफंक्शनल है, बहुत सालों से वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो भी हमारा पेशेंट यहाँ लोकलिटी में जो नियर बाई एरिया हमारे है, वो जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको श्रीनगर रवाना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी कई लोगों की जानें भी चली गई। ब्लड बैंक की मशीन भी है यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल तो है, लेकिन वो तो काम नहीं कर रहे हैं। उनका होना या ना होना वो एक ही बात है। हमारा यही मुतालबा है कि वो उनको रिपेयर किया जाए, वो फंक्शन करे ताकि लोगों को आसानी हो जाए। आप जानते हैं कि जो डायलिसिस मशीन है वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा के लिए आई है और इससे पहले एक इन्होंने परचेज़ की थी एक मशीन, लेकिन वो डिफंक्ट थी, काम नहीं कर रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने यहाँ देखा, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर, तकरीबन 20 से 30 पेशेंट्स इस महीने में आ गए जिनको CKD प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस की प्रॉब्लम है, और वो लोग यहाँ से श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता है। या फिर मैंने बात की थी डॉक्टर मसूद से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बारामूला, या वहाँ करना पड़ता है और वहाँ पर भी जगह ही नहीं है क्योंकि वो ओवर बर्डन ऑलरेडी है। तो अगर यहाँ पर डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास मशीन्स भी है, सब कुछ है, और इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए ताकि लोगों को जो परेशानियाँ यहाँ क्यों नहीं स्टार्ट हो रही सर? अभी ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट का डोमेन है, तो बेटर यही है कि हम उनको बोल देंगे। मैं CMO साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ डायलिसिस मशीन जल्द से जल्द स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है, और जल्द अगर स्टार्ट होगा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ब्लड बैंक हमने स्टार्ट किया था और चल रहा था, अच्छी तरह ब्लड बैंक चल रहा था, और कुछ मशीनें इन्होंने लाई थी, हमने और दूसरी मशीनें भी लाई थी, लेकिन काम कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो इन्होंने उसको बंद कर लिया है। अब हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी चालू होना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं सियासत की भी, क्योंकि 5 अगस्त के बाद यहाँ की सियासत में या सियासी सरगर्मियों में, गहमा गहमी में हमने देखा कि काफ़ी ठहराव आया है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद धीरे धीरे ये सिलसिला खुलने लगेगा और
जो सियासत के खिलाड़ी हैं वो सियासत भी करते रहेंगे और उसके साथ साथ लोगों के दिल क्या वो जीत पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल हमने देखा कि कल ही जो मुख्तलिफ सियासी अंजुमनें हैं डोमिसाइल को लेकर या स्टेटहुड को लेकर काफ़ी सारे बयानात आए थे, लेकिन अपनी पार्टी का वजूद इसी बात पर आ गया था कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यूटी के अंदर जो कुछ जो हासिल हो सकता है जम्मू कश्मीर को, जितने भी हुकूक या जितने भी राइट्स हासिल हो सकते हैं उसके लिए वो लड़ेंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये मुतालबा रखा था वज़ीर आज़म के सामने कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा रखा था कि यहाँ पर डोमिसाइल मिलना चाहिए। हालांकि उन पर भी अब एतराज़ात जो है अपनी पार्टी के लीडरान को है, लेकिन कल हमारे साथी सईद रऊफ़ फारूकी ने बात की है गुलाम हसन मीर के साथ, जो कि अपनी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं और सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के काफ़ी करीबी भी हैं। उनसे उन्होंने कुछ सवालात पूछे और उनसे कहा कि आप हर बार बात करते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड मिलना चाहिए, यानी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जो है वो ख़त्म होना चाहिए और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ डोमिसाइल को लेकर भी उन्होंने बात की है। लेकिन गुलाम हसन मीर का मानना है कि अगर इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर में तो उसके लिए स्टेटहुड कोई शर्त नहीं है। सईद रऊफ़ फारूकी ने जो उनसे सवाल पूछे और गुलाम हसन मीर ने क्या जवाब दिया, आइए आप भी देखिए। यहाँ पर आप लोगों से मिल लीजिए और लोगों से देख लीजिए कितना डिस्कनेक्ट है गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान। अवाम से बात कीजिए, उनको एहसास चला गया है गवर्नर रूल और अवाम कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। प्लीज अवाम कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप छोड़िए ना, आप जवान हैं, आप समझ लीजिए क्या होता है। आप लोगों से पूछ लीजिए लोग किस तरह चाहते हैं कि यहाँ पर अवामी सरकार आनी चाहिए। फिर रहा सवाल, हमारा मुतालबा है अपनी पार्टी का कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड आना चाहिए। हमारा मुतालबा है, ये ज़रूरी नहीं है हम जो मुतालबा करें वही होगा, लेकिन हमारा ये स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड आना चाहिए। लेकिन अगर स्टेटहुड नहीं आता है फिर भी इलेक्शन होने हैं, उसके लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस का अमल है। मतलब आपका ये कहना है कि स्टेटहुड वापस ना दिया तब भी इलेक्शन हो सकते हैं और आप पार्टिसिपेट करोगे इलेक्शन? जरूरी करेंगे, हर कोई करेगा और आप यू विल बी द फर्स्ट मैन हु विल बी पार्टिसिपेट। होम मिनिस्टर का नहीं, प्राइम मिनिस्टर का भी ये है कि स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड। लेकिन ये कब उन्होंने कहा, कब टाइम फ्रेम क्या दिया है? वही तो मैं नहीं, वही कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अपनी पार्टी बिलीव्स एज सून एज इट हैपन्स इट इज गुड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इतना ही नहीं, अपनी पार्टी इज स्ट्रगलिंग एंड डिमांडिंग that immediately statehood should be restored. लेकिन ये कहना फिर कि अगर इन्होंने किया नहीं, इलेक्शन करेंगे, अपनी पार्टी will be participating in the elections because we believe in any case governor's rule is not in favor of the people. हमने स्टडी नहीं किया है, आपको पता है, मुझे लूप होल समझाइए। मैं बताऊं मैं बताऊंगा लूप होल क्या है। फर्स्ट अपनी पार्टी ने ये डिमांड किया था 15 साल का टाइम नहीं, इसमें 25 ईयर्स होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो खासकर ये IAS ऑफिसर्स की कारसतानी है, उन्होंने अपने लिए ये एक प्रोविजन रखा है जिसमें वो भी डोमिसाइल बन सके हैं ताकि अपने बच्चों को वो यहाँ एब्जॉर्ब करें। वी आर अगेंस्ट इट, वी विल बी फॉलोइंग इट। और सिंपल का बात है, इसमें क्या और बताने की बात है। तो दूर हुआ कुछ? अरे क्या समझते हो, किसने कि ये जो 80% प्रोटेक्शन मिली ये किस वजह से मिली? कौन सी प्रोटेक्शन? जो आपको कुछ भी नहीं थी, क्योंकि आप बेखबर हैं हमारे नौजवान, आपको आप समझते नहीं हैं। आर्टिकल एब्रोगेशन के पहले हमारे पास सब कुछ था, जब वो खत्म हो गया तो फिर क्या था आपके पास? जी, फिर कुछ नहीं था। आप अगर डोमिसाइल है तो शायद किस लिए कर रहे हैं हम? हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर हमने कर रहे हैं, अगर हमने फाइट करें तो अगर हमने 80% फाइट की, अब 20% की फाइट है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में हमने बात की है सियासत की भी, सेहत की भी, लेकिन एक बार फिर हम सेहत की बात करते हैं क्योंकि पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि हम कोविड से गुजर रहे हैं और कोविड से क्या हुआ कि सारी सूरत हाल बिगड़ गई है क्योंकि हमने देखा कि एक इंसान जो है अगर उसमें वायरस चला जाता है तो फिर वो पूरा घर या पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से इम्यूनिटी का काफ़ी रोल बनता है क्योंकि अगर वायरस के खिलाफ भी लड़ना है तो उसमें भी इम्यूनिटी का होना
बहुत ज़रूरी है। अब आयुष डिपार्टमेंट जो कि महकमा हेल्थ के साथ ही है, आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से अब एक NGO की मदद से पुलवामा के अंदर जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जाते हैं लोगों को, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो रेड जोन्स के अंदर है जहां लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो वायरस का मुकाबला कर सकें। इस हवाले से जो गाजी खुर्शीद पुलवामा से हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है क्या, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। हम डाडोरा गाँव में हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से पूरी J&K में इस वक्त इम्यून बूस्टर्स दे रहे हैं हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों की। तो आज हमने यहाँ पर इस एरिया में हमारे 5-6 रेड जोन से ये यहाँ पर कुछ केसेस निकले थे। आज हमने डाडोरा से स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से। ये एक कदम NGO है, रजिस्टर्ड NGO है, और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे भेजा गया है। इनको ये प्रोफेशनली मतलब मैं ट्रेंड हूँ इस चीज़ में, मैं गाइड कर रहा हूँ और लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ। बिल्कुल जितना हमने देखा है कि रोहमू की आप बात करें कि 23 केसेस वहाँ निकले थे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो हमने वहाँ पर अभी पिछले एक हफ्ते से वहाँ पर कोई पॉजिटिव केस नहीं निकला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ केसेस रिकवर होकर वापस आ रहे हैं। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करते हैं मजदूरों की जो योमिया काम करते हैं, डेली वेजर्स जिन्हें कहते हैं, या कैजुअल लेबरर्स जो काम करते हैं, मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर ये काम करते हैं। और आज उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एहतजाजी मुजाहरों का प्रोग्राम रखा था। और इस हवाले से शहरी श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 5 जगह पर आज इनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर वही मांगें दोहराई हैं जो पिछले कई सालों से दोहरा रही हैं, और अभी तक भी उनकी मांगों पर जो है ना ही उन्हें उनकी मांगों और मुतालबों को पूरा किया गया और ना ही कोई स्ट्रैटेजी उनके लिए दिखाई गई है। दरअसल ये जो मजदूर साहिबान हैं या जो डेली वेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ये तब से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं जब से जम्मू कश्मीर UT सरकार ने नई रिक्रूटमेंट के हवाले से, नोटिफिकेशन के हवाले से कुछ ऐलानात किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, और आज भी उन्होंने जो बैनर्स उठाए रखे थे उन पर यह वाशकाब अल्फाज में लिखा गया था कि इससे पहले कि आप नई रिक्रूटमेंट करें, पहले उन हज़ारों जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, पहले उनका सोचो या उन्हें मुस्तकिल करो, और बाकी जो उनके मुतालबे हैं उन्हें पूरा करो। ये इस हवाले से आज इन जो मुजाहिरीन ने अलग अलग जगह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले आज पूरे जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में यहाँ के आरजी मुलाजमीन 60,000 से ज़ायद जो आरजी मुलाजमीन है वो एहतजाज कर रहे हैं, अपने दफ्तरों के सामने प्ले कार्ड हाथों में लेके एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एहतजाज किया, हमारे मासूम बच्चों ने नन्हे हाथों में प्ले कार्ड उठा के एहतजाज किया, जो सरकार के लिए आई ओपनर था, सरकार के लिए चश्म कुशा था, और दूसरी तरफ से इशारा भी था कि आरजी मुलाजमीन को तनी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इनके साथ इनके अहल खाना जो कि 5 लाख नफूस पर वाबस्ता मुश्तमिल है वो इनके साथ है। अगर सरकार ने हमारे मुतालबात के हवाले से फैसला नहीं किया तो 5 लाख नफूस 60,000 आरजी मुलाजमीन और यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन सड़कों का रुख करेंगे। एक अवामी तहरीक बन सकती है, एक अवामी सैलाब बन सकता है, जिसको रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा। सरकार से हमारी अपील होगी, LG साहब से हमारी अपील होगी, मरकजी सरकार से हमारी अपील होगी कि इस टकराव को, जो इम्कानी टकराव पैदा होने जा रहा है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो एक ही वाहिद रास्ता है कि आप आरजी मुलाजमीन के मुतालबात जिनका ऐलान यहाँ के वजीर आजम ने 5 अगस्त के बाद किया उसको पूरा किया जाए। अगर वो मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम 85% जो हम काम अंजाम दे रहे हैं यहाँ के महकमों में, तो काम ठप हो जाएगा और आपको ये गुलिस्तान रेगिस्तान में तब्दील देखने को मिलेगा। चलिए, आज जैसा कि हमने कहा कि शहर श्रीनगर के अंदर 5 जगहों पर आज एहतजाज का एहतमाम रखा गया था डेली वेजर्स की जानब से, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारे डेली वेजर्स जो है वो काम कर रहे हैं, योमिया काम कर रहे हैं, कैजुअल और डेली वेज के बतौर काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने भी आज मुतालबे किए हैं, उन्होंने भी सरकार से मुतालबा किया है, ठीक वही मुतालबे जो इससे पहले वो दोहरा रहे थे कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, उनके भी बाल बच्चे हैं और उसके साथ साथ उनकी भी ज़रूरियात हैं। वो तंदही से अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है और ना ही सरकार के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी है कि आखिर इन डेली वेजर्स का क्या करना है, क्या इन्हें मुस्तकिल करना है। कोई फ्रेमवर्क नहीं बन रहा है। हालांकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उन्होंने रिसेंटली इस बात का ऐलान किया था और इशारा दिया था कि
ان کے لیے اب کوئی فریم ورک جو ہے مرتب کیا جائے گا، لیکن ابھی تک بھی اس حوالے سے کوئی واضح کام نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن آج ایک بار پھر اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے یہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے جو شالٹنگ دفتر ہے ان کا، وہاں پر انہوں نے آج ایک خاموش احتجاج کیا تھا اور کچھ پلے کارڈز بھی اور کچھ پیپرز بھی اٹھائے رکھے تھے اور سرکار سے مطالبہ کیا کہ ان کی مانگوں کو پورا کیا جائے۔ ہمیں آج تک محکموں میں 20 سال 15 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے محکمے کے لیے دن رات کام کرتے رہے۔ مثلا ہاسپٹل ڈویژن جس میں سینٹرل ہیٹنگ، آکسیجن پلانٹ اور لفٹ وغیرہ جو کام ہم 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم بھی یہ کام کم اجرت پر کرتے ہیں، اور محکمہ میں سنو کلینرز کے کام میں بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ کام ہم دن رات 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس محکمے میں ٹرک اور رولرز کے کام میں بھی پوری طرح محنت سے کام کرتے ہیں۔ ہمیں آش تھی، گورنمنٹ نے آج تک ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے تھے، جو کیجول ڈیلیویجرز جس محکمے میں کام کرتے ہیں ان کو ہم پرمٹ کرے، مگر ہماری بدقسمتی سے سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے نوٹیفیکیشن شائع ہوئی جس میں نئی بھرتی کرنی ہے۔ آج ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں وہ ہم کیجول ڈیلیویجر سے انصاف۔ چلو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ اپنے ساتھی میر ہلال ہانجری کے ساتھ، چونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کافی سرخیوں میں ہے، اور آج کے اسپیشل رپورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر باتیں جو ہے یا زیادہ تر جو معاملے ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہی سامنے نکل کر آئی ہیں۔ آج جموں اینڈ کشمیر میڈیکل امپلائیز فیڈریشن نے احتجاج کیا، اور یہ وہی ملازمین ہیں جو مختلف ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے آج شکایت کی ہیں سی ڈی ہاسپٹل کی۔ ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر وینٹیلیٹرز بھی کافی رکھے گئی ہیں، پیشنٹس بھی آتے ہیں، لیکن جو سٹاف ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ کووڈ ہاسپٹل میں یہ ہسپتال جو ہے تبدیل کیا گیا ہے، اور یہاں پر کافی دباؤ اس ہاسپٹل پر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ماننا ہے کہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہاں پر سٹاف جو ہے جو ملنا چاہیے وہ سٹاف یہاں پر ہے نہیں، نرسز سے لے کر دوسرا سٹاف جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے اور سناتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے 5 مہینوں سے یہاں کا سٹاف کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے۔ یہاں کی سسٹر صاحبان، یہاں کے سویپر صاحبان، یہاں کے ہمارے نرسنگ آرڈرلی، میڈیکل اسسٹنٹ، ایون کے ڈاکٹرز، آپ لوگوں کو پتا ہے کس حالات میں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بولا تھا یہاں پر سٹاف پرووائڈ کیا جائے۔ اگر یہاں پر ایک سسٹر، یہاں پر آپ دیکھیں 10 وینٹیلیٹر اس وقت چل رہے ہیں، مگر 10 وینٹیلیٹر کے لیے ہمارے پاس صرف 1 یا 2 سسٹر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے بیماروں کو ہم اچھی طریقے سے خدمت کریں، مگر یہاں کی ایڈمنسٹریشن نہیں چاہتے۔ ہمیں لگتا ہے اس وجہ سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن نہیں چاہتے کہ یہاں کے بیماروں کو خدمت کرنے کے لیے ہمیں جو یہاں پر وینٹیلیٹرز ہے 8 وینٹیلیٹرز کے لیے ہمیں، اگر ہم ریشو دیکھیں 8 وینٹیلیٹرز کے لیے ہمیں 8 سسٹریں چاہیے۔ اب ہم 8 نہیں چاہتے، کم سے کم تو 4 تو ہونی چاہیے۔ یہاں کی پوری سٹاف یہاں پر 4 سسٹریں ہوتی ہیں، دن بھر یہاں پر 4 سسٹریں ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ بولتے ہیں ایک آپ H1N1 میں لگا دیجیے۔ آپ کی مادھیم سے ہم یہاں کی ایڈمنسٹریشن، پرنسپل ایڈمنسٹریشن کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں سسٹر صاحبان کو پرووائڈ نہیں کیا، ہمارے سویپرز، نرسنگ آرڈرز کو پرووائڈ نہیں کیا، 1 ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد جو بھی ہم پروگرام دیں گے اس کی ساری ذمہ داری یہاں کی ایڈمنسٹریشن پر عائد ہوتی ہے۔ چلے ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے آج کا اسپیشل رپورٹ۔ امید کرتے ہیں کہ اسپیشل رپورٹ کے سبھی موضوعات آپ نے پسند کیے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، مزید بہتر بنانے کے لیے آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنی تجاویز سے نوازیں، تاکہ ہم اس پروگرام کو زیادہ بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان میر ہلال ہانجری، میرے پروگرام کے کیمرامین سمیر وانی اور پروگرام کے ایڈیٹر ساحل مجید کو دیجیے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔